आइए आइए इसमें जड़ों के कार्य पहला आपका है स्थिरीकरण, है ना। इसमें कल बताया गया था, काफी चीजें बताई गई थी। आज के कार्य को देख लीजिए, जड़ के कार्य, है ना। स्थिरीकरण से मतलब ये होता है कि ये कोई भी पौधा है, यहाँ पर क्या लगी है, सॉइल, मिट्टी। मिट्टी जड़ को क्या करती है, बांध के रखती है, और आंधी तूफानों से इसको क्या करती है, बचाए रखती है। और इसमें जो है जड़ के द्वारा आपको पता ही है कि ये वाटर और मिनरल सब एब्जॉर्ब करके आल प्लांट को देते हैं, ठीक है। तो यही सब पॉइंट पॉइंट करके आपको लिख लेना है, और इसमें कुछ है नहीं। जैसे इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है संचयन। यह खाद्य पदार्थों को क्या करता है, आवश्यकता से अधिक संचयन कर लेता है, तो इसकी रूप क्या हो जाती है, स्वायल हो जाती है, फूल जाती है। तो सारा भोजन पदार्थ इसमें क्या हो जाता है, कलेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल गाजर, मूली, चुकंदर, है ना। इसके बाद इसमें काई जन्म होता है। अवशोषण तो आप लोग जानते हैं, वाटर और खनिज पदार्थों को क्या करती है, अवशोषित करती है। बस ये 4 पॉइंट है, चारों को लिख लीजिए, ये टॉपिक खत्म हो जाए। स्थिरीकरण, फिक्सेशन, संचयन, स्टोरेज, काइजन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बोले संपूर्ण पौधों को घूम में, संपूर्ण पौधों को घूम में
संपूर्ण पौधों को भूमि में स्थिर रखना जड़ का एक प्रमुख कार्य है। जड़ें पृथ्वी की गहराई में पहुंचकर मिट्टी के कणों को जकड़ कर रखती हैं। इस कारण पौधे स्थिर रहते हैं तथा तेज हवा के झोंकों तथा आ जाइए पानी के बहाव को भी सहन कर लेते हैं। पानी के बहाव को सहन कर लेते हैं। तेज हवा के झोंकों तथा पानी के बहाव को भी सहन कर लेते हैं। दूसरा कदम संचयन, स्टोरेज। देखिए आप हेडिंग बना लिए। प्रायः जड़ों में भोज्य पदार्थों का संचयन कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य होता है। लेकिन कुछ जड़ें अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों का संचयन कर लेती हैं। और फूलकर मांसल हो जाती हैं। जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर आदि।
तीसरा अवशोषण या कायिक। लिखिए, पौधों में जननांगों के अतिरिक्त, पौधों में जननांगों के अतिरिक्त पौधों के विभिन्न भागों जड़, तना, पत्ती आदि, जड़, तना, पत्ती आदि से जनन क्रिया होती है तो यह कायिक जनन कहलाता है। अवशोषण। अवशोषण में लिखिएगा, अवशोषण जड़ की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। अवशोषण जड़ की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। पौधों में जड़ों द्वारा जल तथा पौधों में जड़ों द्वारा जल तथा घुलित खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। पॉइंट आपका चारों। अब तो ये आपका समाप्त हो गया। वृद्धि से प्रश्न बनता है जी, आ सकता है। वृद्धि है और इसके आगे क्या है? फीडिंग बनाइएगा वृद्धि। इसमें कहा है पौधों और इसमें जंतुओं में वृद्धि के बारे में बोल रहा है। तो
जैसे देखिए जंतु में वृद्धि जो है एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन पौधों में क्या होती है, वृद्धि जो है निरंतर चलती रहती है ना। और सुनिए, पौधों में वृद्धि इसमें क्या होता है, जैसे ऊतक के थ्रू ये क्या करता है, टिश्यू के माध्यम से अपना, जब उसमें माइटोसिस होता है या मियासिस होता है, इसके तहत वो बढ़ती रहती है। लेकिन जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में ऊतक के थ्रू वृद्धि नहीं होती। अरे भाई, वृद्धि होने लगेगा तो हाथ काफी लंबा हो जाएगा, पैर काफी लंबा हो जाएगा, हर एक आर्गन आपके बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, आप भी पेड़ पौधों की तरह एक विशाल काय हो जाएंगे, है ना। तो यही है इसमें अंतर। और सुनिए, कल आपको बताया था जैसे अगर पौधों की जो एक ओरिजिन होती है, तो ओरिजिन कैसे होती है, जैसे चना की ओरिजिन हम कैसे बताए थे, उत्पत्ति कैसे बताए थे, एक नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, मूलांकुर और परांकुर के थ्रू। मूलांकुर क्या बनाता है, जड़ बनाता है, परांकुर क्या बनाता है, तना बनाता है। और उसी तरह से भाई अब ये देखिए, इसमें एक आपको बुक में दिया था कि पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि मेल फीमेल का जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जाकर के फिर संयुग्मन होता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद एक जो है जैसे न्यूबॉर्न बेबी बनता है, तो फीमेल के केस में जब जो है यूट्रस में जाकर के वो स्थिर होता है, वहाँ प्लासेंटा बनता है, प्लासेंटा के थ्रू वो फिर क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट होती है। ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद कितना समय लगता है बेबी पैदा होने में, 9 मंथ। कितना दिन, 284, 9 चौक 36। तो एक इस तरह से क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, फिर एक न्यूबॉर्न बेबी की तहत वो पैदा होता है। पैदा होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करके एक निश्चित समय पर जाने के बाद उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ये पॉइंट है ना। मेल के थ्रू एक हार्मोन्स सिक्रीट होता है, क्या नाम है उसका, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के थ्रू एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों। जैसे टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल में पाया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल में पाया जाता है। जब ग्लैंड बढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी है ना, ये मिलेगा आपको ग्लैंड, तो वहाँ पर देखा जाएगा। तो बहुत सारी क्रियाओं को न बताते हुए इसको यहीं पर थोड़ा सा पॉइंट में लिख करके उसको पढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन तो भाई ये कम से कम नहीं तो 5 दिन लगेगा। वृद्धि लिखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट डालकर। प्लासेंटा क्या करता है यूट्रस में, प्लेसेंटा जो बनता है यूट्रस में क्या करता है, उसका क्या योगदान है, उसी से जो बेबी का गर्भ होता है जुड़ा रहता है, उसी से तो बेबी को मतलब खाने पोषण मिलता है। पढ़े लिखे हैं आप। चलिए, वृद्धि सभी सजीवों की एक आवश्यक प्रक्रिया है। देखिए, ये क्लास करने वाले बच्चे में, एक ना क्लास करने वाले बच्चे में यही डिफर है ना। जो बातें आप लोग सुने रहते हैं उसको याद रहती है, पहले से आप लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत तेज है ना। वैसे नंबर भी आना चाहिए, अच्छा नंबर आएगा। कहाँ तक लिखे आप लोग, वृद्धि उपापचयी क्रिया के कारण होती है। वृद्धि उपापचयी क्रिया के कारण होती है। जब किसी जीव में वृद्धि होती है,
तब उसका आकार, माप, जब किसी जीव में वृद्धि होती है तब उसका आकार, माप या भार अस्थायी या अपरिवर्तनीय रूप से बढ़ता है। अस्थायी या अपरिवर्तनीय रूप से बढ़ता है। लिखिएगा, पौधों तथा जंतुओं में अंतर। पौधों तथा जंतुओं में अंतर। पौधों तथा जंतुओं में अंतर। एक तरफ लिखिएगा पौधे, दूसरी तरफ लिखिएगा जंतु। पौधों में सारा जीवन, पौधों में सारा जीवन निरंतर वृद्धि में वृद्धि होती रहती है। इधर लिखिएगा जंतु में, जंतुओं की वृद्धि एक निश्चित समय में होती है, तक होती है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। कामा, कामा या फुल स्टॉप करके आगे लिखिएगा, सारे शरीर में समान रूप से वृद्धि होती है। उसी में लिखिएगा, सारे शरीर में समान रूप से वृद्धि होती है। पौधे में लिखिएगा, पौधों में वृद्धि विभाजोतक ऊतकों की, पौधों में वृद्धि विभाजोतक ऊतकों की उपस्थिति के कारण होती है। जंतुओं में विभाजोतक ऊतक नहीं पाए जाते हैं। आपका अगला टॉपिक, अगला चैप्टर, अगला अध्याय 7, मानव शरीर के अंग एवं उनके प्रकार।
कुछ अंग तो आपने पढ़ लिया था, 2 अंग आपने पढ़ लिया है। कौन कौन सा? अध्याय 6 में आपने 2 अंग पढ़े थे। पहला जैसे श्वसन अंग पढ़े थे और दूसरा उत्सर्जन। पूरा पढ़ाया थे ना। और देखिए इसमें सबसे पहला अंग है आपका मस्तिष्क। पहला सिर है। सिर और मस्तिष्क में क्या अंतर है? ये पूरे भाग को क्या बोलेंगे? सिर बोलते हैं, हेड, है ना। इतना भाग यहाँ से जो आपका गला है, गले से ऊपर वाले भाग को हेड बोलते हैं। इसके बाद दूसरा भाग क्या पाया जाता है शरीर में? गला पाया जाता है। इसके बाद गर्दन कहिए, ग्रीवा कहिए, हेड हो गया, नेक हो गया। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक ट्रंक भी क्या होता है? धड़। चौथा हृदय तो अंतर है ना। मैं पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ। ये आपका हेड हो गया, ये आपका नेक हो गया, और यहाँ से कह रही है यहाँ तक कि भाग को हम क्या बोलेंगे? ट्रंक या धड़ बोलेंगे। कॉक्सियल भी हम नहीं जानते हैं। देखिए ये आपका पूरा हेड हो गया, और हेड से गर्दन वाले भाग को नेक या ग्रीवा बोलते हैं। अब इसको थोरैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पसलियों से लेकर के और यहाँ तक के भाग को हम लोग थोरैक्स या ट्रंक या धड़ कहते हैं। कहते नहीं भैया, उसका जो है सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया है ना। क्या पूरा शरीर होता है, लेकिन अभी आप जो है डॉक्टरी भाषा में कहें तो आप जाएंगी तो अगर यूएसजी होगा, अल्ट्रासाउंड जब आप कराने जाती हैं तो अब कहेगा कि एब्डोमिनल रीजन का जो है क्या कर दीजिए, अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। तो ये पेट वाला भाग जो होता है, यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या होता है? एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं जिसको, पेट वाला उदर भाग जिसको बोलते हैं। इतना भाग क्या हो गया? उदर भाग हो गया। और यहाँ से यहाँ तक के भाग को पैल्विक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैल्विक रीजन बोलते हैं। और ये जो कॉक्सियल है, कॉक्सियल ये जो हमारा ये यहाँ से जो स्पाइनल कार्ड आती है, लास्ट तक पीछे, लास्ट तक हिप रीजन के पीछे वाले भाग में जो छोटी सी हड्डी निकली हुई होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं?
कॉक्सियल बोलते हैं। यही इतने भाग हैं आपके शरीर के, मतलब कि हेड, नेक, ट्रंक और एब्डोमेन और कॉक्सियल सारे स्पष्ट हो जाएंगे जब हड्डी पढ़ाएंगे। तो हेड में कितनी हड्डियाँ, गर्दन में कितनी हड्डियाँ, इसके बाद आपका ये जो थोरैक्स है, थोरैक्स रीजन में कितनी हड्डियाँ, इसके बाद पेट के साइड में नहीं उतना पाई जाती है क्योंकि कॉक्सियल होता है। कॉक्सियल के बाद से एक जो ये श्रोण मेखला पाई जाती है, ये वाली हड्डी कहते नहीं कि गिरने पर अक्सर ये वाली हड्डी टूट जाती है, कमर की हड्डी है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हड्डी है यहाँ वाली। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कौन सी हड्डी, फीमर हड्डी बोलते हैं। सबकी हड्डी एक एक हड्डी बताएंगे आपको। तो ये आपके भाग हो गए। तो इस अध्याय 7 में मानव शरीर के अंग पढ़ना है आपको। ये पढ़ना है कि पहली बात तो थोड़ा सा हेड के बारे में जानना है ना। ये मस्तिष्क के बारे में जानना है, ये क्या है। इसके बाद आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दूसरा आपको जब हार्ट पढ़ाएंगे तो वहीं ब्लड भी पढ़ा देंगे, ब्लड वहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, तीनों ब्लड के बारे में बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है कि भाई पाचन तंत्र कैसे कैसे होता है। जब मुख शुरू करेंगे, मुख में जो है, मुख में जो पाचन होता है मुख को पढ़ाएंगे, मुख में ही दांत को पढ़ाएंगे, है ना। दांत भी तो है, और मुख में ही क्या है, टंग है, जीभ है, जीभ पढ़ाएंगे, दांत पढ़ाएंगे और कैसे कैसे मुख में पाचन होता है। इसके बाद फैरिंग से लेते हुए आपको एकदम रेक्टम तक बताएंगे, एनस तक ना। छोटी आंत बड़ी आंत में जैसे डिवाइड होता है, छोटी आंत 3 भागों में बांटी जाती है, बड़ी आंत भी 2 भागों में बांटी जाती है। वहाँ पर किस किस चीज़ का पाचन होता है इसको बताते हुए तब इसके बाद पहले तो हार्ट पढ़ाएंगे, ब्लड पढ़ाएंगे और थोड़ा सा जरा सा आपका मस्तिष्क है। मस्तिष्क के कितने भाग, 3 भाग। पहला प्रमस्तिष्क, 3 भाग है ना। तो तीनों भाग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लीजिए आप लोग। इसके बाद तो देखिए भाई, ये जो पहली बात तो जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क एक क्रैनियम नामक बोन से क्या होता है, ढका होता है। जब ये अभी बाल को छिला दीजिए, बाल को छिलाने के बाद उसके एक लेयर और है चमड़े वाली ने, इसको खोल दीजिए। खोलने के बाद आपको क्या दिखेगी, हड्डी दिखेगी। उस हड्डी का नाम क्या है, क्रैनियम। उस बोन का क्या नाम है, क्रैनियम। उस क्रैनियम के अंदर तब जो है पूरा मस्तिष्क वाला भाग दिखाई देगा, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब इसी मस्तिष्क में सब कुछ विद्यमान है। आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपको तर्क वितर्क करने की क्षमता, आपको भूख प्यास कैसे लगनी चाहिए उसका एक वैल्यू है। वो सब क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर निहित है। पूरे शरीर का कंट्रोलर कौन है, ब्रेन है। और इसी ब्रेन से ही आप सब कुछ निर्धारण करते हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या है, कौन क्या है ना। इसी से आप लोग, एक बीमारी भी होती है, जैसे कुछ लोग खाते हैं, खाते ही रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमको कितना खाना है। 10 साल की उम्र है, 8 रोटी खा जाते हैं। क्या है, उनके दिमाग का कोई कंट्रोलिंग नहीं है। दिमाग सूचना नहीं दे रहा है कि आपका पेट भर चुका है और ज़्यादा खाएंगे तो पेट फट जाएगा। कुछ नहीं निश्चित है। कुछ लोग हैं दारू पी रहे हैं, इतना दारू पी रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ पड़े हैं, कैसे नहीं है, किस अवस्था में हैं। नाली के किनारे पड़े हैं कि कुत्ता उनका मुँह चाट के चला गया, उनको कुछ नहीं पता है कि नहीं। वो सब अचेती अवस्था में है। सब कुछ का कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है, हमारा मस्तिष्क कर रहा है। कोई भी संदेश होता है
तो आपको जो है तुरंत सूचना मिल जाती है कि भैया जो है कुछ आपातकालीन घटना होने वाली है या कुछ गलत संदेश आने वाला है ना। फ्रस्ट्रेट कहाँ से हो जा रहे हैं सब सारे व्यक्ति, दिमाग से ही तो पागल हो जा रहे हैं। अभी आ रहे थे रास्ते में, खड़े थे, गाड़ी का वेट कर रहे थे, एक अच्छा खासा लड़का, खूब बड़ा बड़ा हेयर वेयर रखा था और जो है दाढ़ी वड़ी बहुत बड़ी बड़ी रखा था, जूते भी अच्छा पहना था, पैंट भी नया पहना था, लेकिन पैंट को खोल करके चला जा रहा है। हमको इनका इतनी अच्छी कंडीशन में रहते हुए भी पैंट यहाँ तक पकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे चलता चला जा रहा है। दिमागी संतुलन क्या हो गया, बिगड़ गया। अब वो डॉक्टरों के को भी बचाने से वो नहीं बच सकता, क्योंकि क्या होंगी, दिमाग की जो नसें होती हैं कि आदमी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, दिमाग की नसें धीरे धीरे फूलने लगती हैं, और जब एक बार दिमाग का संतुलन गड़बड़ हुआ तो जिंदगी तो फिर वहीं से धराशायी होना शुरू हो जाएगी। तो ये सब बातें हैं भाई, इसी बात को थोड़ा सा हम लोग ब्रेन में पढ़ेंगे कि आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए। तो आज छोटा सा इसके थोड़ा सा सिर के बारे में लिख लीजिए कि आखिर सिर है क्या चीज़। इसके बाद तब फिर सिर के भाग को या मस्तिष्क पढ़ाएंगे, अग्र और मध्य और पश्च मस्तिष्क में जो इसका क्लासिफिकेशन देंगे, वर्गीकरण के इसमें जो है अग्र मस्तिष्क में कितने भाग, पश्च में कितने भाग और मध्य में कितने भाग, कुल मिलाकर के 2 2 4 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में हम लोग जान जाएंगे कि किसमें क्या करने से क्या होता है, कहाँ पर हमारा मस्तिष्क है, क्या हमको कहाँ पर क्या सोचना चाहिए, किस भाग में हमको तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, कहाँ पर ज़्यादा बुद्धि होती है, किस भाग में, यही सब हमको पढ़ना है और कुछ नहीं। ठीक है, लिखिएगा, सिर डाल के बनाइए, नया टॉपिक है। शरीर के ऊपरी भाग में सिर स्थित है। भगवान ने बहुत ही अच्छी संरचना मानव की दी है, सबसे बुद्धिजीवी जीव माना जाता है इस पृथ्वी का। शरीर के ऊपरी भाग में सिर स्थित है। यह ग्रीवा धड़ से जुड़ा रहता है। यह ग्रीवा धड़ से जुड़ा रहता है। सिर में 2 भाग होते हैं। सिर में 2 भाग होते हैं। ऊपर का भाग कपाल, ऊपर का भाग कपाल, कोष्ठक में क्रैनियम लिख लीजिएगा। क्रैनियम, CRANIUM, क्रैनियम, कोष्ठक बंद कर दीजिएगा। सिर में 2 भाग होते हैं। ऊपर का भाग कपाल कहलाता है, कपाल या क्रैनियम कहलाता है। जो 8 अस्थियों से बना है, जो 8 अस्थियों से बना है। अस्थियों मतलब बोलना है। यह संदूक के समान है। बहुत पुराना शब्द संदूक। बंदूक मत लिखिए। यह संदूक के समान है। संदूक मीन्स वही
बक्सा, जो आपके घर में बक्स रखा गया है। बक्सा, बक्सा होता है, बक्स कहिए या बक्सा कहिए। क्या लिखिए? इसमें मस्तिष्क रहता है, इसमें मस्तिष्क रहता है। कपाल के नीचे का भाग आनन, कपाल के नीचे का भाग आनन, आनन मीन्स होता है फेस, है ना? फेस लिख लीजिएगा, नहीं आनंद शब्द ही नहीं समझ में आएगा। फेस कहलाता है। आनंद में ही नेत्र, कपोल, मुख, आनंद में ही नेत्र, कपोल, मुख तथा दोनों कान होते हैं। कपोल मीन्स क्या होता है? हाँ, माथा। जौन सेंटेंस ये दिया है, कपोल मीन्स गाल होता है क्या? नहीं। हिंदी का शब्द है, क्या कहते हैं? तेजी से बोलिए। फोलिएट, अभी भी नहीं समझ, क्या बोल रही है? सही बोल। हाँ, माथा ही होगा। हाँ, फोरहेड को क्या बोलते हैं? माथा। ऐसा ऐसा बात रखती है। आप लोग लिख लिए ना, दोनों कान तक लिख लिए। इतने चीजें पाई जाती हैं। आपकी आइज पाई जाएगी, फिर आपका ये फोरहेड भी पाया जाएगा। इसके बाद क्या है? मुख भी है। एक शब्द और भी दिया है, नाभिका। नाभिका, नाभिका क्या चीज है? आपके बुक में लिखा है, देखिए एक पॉइंट आउट भी लिखा है। बहुत अच्छे आपको बताया है। फोरहेड हमको नहीं है। अरे नहीं पता है, तभी तो बताया फोरहेड मीन्स क्या, माथा होता है। नाभिका सेंटेंस में डाला है। नाभिका मीन्स न्यूक्लियस भी होता है, केंद्रिका भी होती है, लेकिन यहाँ हाँ वही चीज है ना वो यहाँ पर। अरे छोड़िए हर एक सेंटेंस को, नहीं। नेत्र जान लीजिए, कपोल जान गए, मुख जान गए, दोनों कान जान गए। कान का काम क्या है? सुनना भी है, और बॉडी के बैलेंस को क्या करना है? बनाए रखना है। बॉडी के संतुलन को बनाए रखता है, लेकिन कान का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कान खराब हो जाए, कोई अंदर की अगर जो वहाँ पर पर्दे लगे रहते हैं, अगर वो खराब हो जाए तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, चलेंगे तो इधर उधर डगमगाते रहेंगे। कान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बॉडी को संतुलन बनाने के लिए। ब्रेन का तो है ही, लेकिन आपके ईयर का भी है। अभी जब पढ़ाएंगे दिखाएंगे कान का क्या नाम है। ठीक है, तो आज की क्लास का सही है।